अपॉइंटमेंट की अपडेट्स हों या बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज़ हों या फिर आपके सवालात हो, ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर के साथ आप जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमें क्वेश्चन मिला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डेज में मेरी कोशिश है कि मैं लाइव भी आऊँ और आपके लाइव क्वेश्चन आंसर सुनूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसके साथ साथ जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है PhD की, काइंडली वो ज़रूर देखा करें। वो स्कॉलरशिप है, बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है पूरी दुनिया से। लास्ट टाइम येल यूनिवर्सिटी से मैंने आपको अपडेट्स दी थी, मैं एक बार फिर करूँ, काइंडली उसे ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन नेक्स्ट एक और यूनिवर्सिटी में यूएसए से ला रहा हूँ, जहाँ पर आप घर बैठ के एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करते हैं, वो भी जस्ट $120 में। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर कल कोशिश करूंगा वो आपसे मैं शेयर करूँ। एनी हाउ, कम टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन यू आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। सर, फुली फंडेड के बाद भी इटली में बैंक स्टेटमेंट जरूरी है क्या? जी जनाबे आला, जरूरी नहीं है। जब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं, आप मेरी बैंक स्टेटमेंट वाली पूरी वीडियो देख लें, डिटेल मैंने बताई हुई है। शॉर्टली आपको ये बता रहा हूँ कि यू डोंट नीड एनी बैंक स्टेटमेंट व्हेन यू सिक्योर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप एहतियाती तौर पर कोई बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो शो योर सेल्फ दैट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बेटर से मुराद ये कि पॉजिटिव में चला जाएगा, अदरवाइज यू डोंट नीड। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमें आया है इंडिया से। इंडिया में क्या सिचुएशन है? फैमिली रीयूनियन इन पंजाब इंडिया। तो पंजाब इंडिया की जो सूरत हाल है वो कोई ज़्यादा हम उसके बारे में ऑथेंटिक आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन फिल वक्त नहीं दे सकते। लिहाजा आपके जो लोकल हैं उनसे आप जो है ना वो कंफर्म कीजिए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी बेटी का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। 8th सेमेस्टर चल रहा है, BS केमिस्ट्री कर रही है। मेरे हस्बैंड इटली में रहते हैं और मेरे और बाकी 2 बेटियों का एडमिशन हो चुका है। इसके आगे इसकी एज ज़्यादा हो गई थी। बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछना था। मेरा कब से अकाउंट चल रहा है? 5 साल से काफ़ी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। मेरे बेटे के बारे में मेरा अकाउंट पे हो जाए या उसका ओपन करवाया अकाउंट ओपन करवाएं। करंटली जुलाई में इसके अलग से स्टेटमेंट बनी है, मैंने उसे प्लीज़ गाइड मी। सर, इतनी मुश्किल उर्दू पहले भी मैंने बताया था, काइंडली या तो उर्दू में इसको लिख दिया करें या तो इंग्लिश में इसको काइंडली आप क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दिया करें, पढ़ी ही नहीं जा रही। तो बात यह है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इन आउट होता रहा, तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दें, उसमें आप अपने आप को स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दें कि आप अपनी बेटी को क्या कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप बेटी का अकाउंट जुलाई में नया खोला है तो ये कमज़ोर समझा जाएगा, क्योंकि सफारती खानों को लग सकता है कि सिर्फ वीज़ा दिखाने के लिए खोला गया है, सिर्फ शो मनी दिखाने के लिए खोला गया है। लिहाजा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाइए, आप उससे अपने आप को मतलब आप मदर स्पॉन्सर कर रही हैं, एफिडेविट लेटर लगाइए और अपने खुद को शो करवाइए कि यू आर गोइंग टू स्पॉन्सर योर डॉटर। ठीक है। तो जो अब नया अकाउंट है वो कुछ शक व शुबहत पैदा कर सकता है ऑफिसर्स के जहन में कि ये जस्ट वीज़ा लेने के लिए जो है ना वो इन्होंने काम किया। और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वैसी पुरानी है, तो सबसे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो फिर आप ही की बैंक स्टेटमेंट होगी। अच्छा जी, सर के एफिडेविट का फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी मोफा से टेस्ट करवाना है या मोफा वाले नहीं कर देते तो एफिडेविट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट वाला? जी अच्छा जी, इटली स्टडी वीज़ा के लिए एफिडेविट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट वाला ही दस्तावेज़ लाजमी है। अगर वालिदैन या सरप्रस्त अपनी बेटी के अखराजात जो है ना एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं तो वो अटैच करना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं क्या इसे टेस्ट करवाना ज़रूरी है। आमतौर पर फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर जो है ना को नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया जाता है। आप इसे किसी भी अदालत में ले जाएँ, किसी भी या लाहौर हाई कोर्ट से, कहीं से भी कोर्ट में किसी वकील को दे दें, वो आपसे थोड़े से पैसे लेगा, इसे नोटरी कर देगा, दैट विल बी इनफ। इसके बाद क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट करवाना बेहतर है ताकि सफारत खाने के लिए काबिल कबूल हो। लेकिन अगर आपने नोटरी करवा लिया है तो ये सबसे बेहतरीन हो जाएगा, ये काफ़ी हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर, मेरी स्पॉन्सर मेरी वालदा है, उनके अकाउंट में 2013 के का बना हुआ है और ट्रांजैक्शन होती रही हैं, लेकिन 12 लाख तक होती रही है। फिर मैंने व्हीकल सेल करके 30 लाख एक मंथ पहले दिलवा दी है। तो मुझे ये बताइए, व्हीकल का एक एफिडेविट और शोरूम की रिसीप्ट काफ़ी है
ना प्रूफ देने के लिए। अच्छा जी, आपने 2013 से आपका अकाउंट चल रहा है, ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। आपका अकाउंट में रेगुलर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये अगेन एक प्लस पॉइंट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके अचानक से 30 लाख रुपए आए हैं, ये एक सवालिया निशान है। मैंने जैसे कि पहले आपको पहले भी डिटेल बेटा मैंने बताई हुई है, क्या ये जो 30 लाख रुपए की जो गाड़ी के जो एसेट है, ये आपने एफबीआर का अपने उसमें टैक्स में जो आपकी रिटर्न्स हैं उसके अंदर ऐड करवाया हुआ है? अगर आपने करवाया हुआ है ना, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर नहीं करवाया हुआ तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई है। तो उसको आपने प्रूफ करना है। डेफिनेटली आपने उसका एक तो रसीद उसके साथ लगानी है, फिर एफिडेविट लेटर जो है ना वो डेफिनेटली आपने उसको वो क्या करवाना है, नोटरी करवाना है। ठीक है, नोटरी करवाने के बाद सेल रसीद जो बैंक ट्रांसफर प्रूफ है वो आपने साथ लगा देना है। और जिस खरीदार ने आपकी गाड़ी खरीदी है उसकी CNSE की कॉपी साथ लगा दीजिएगा, ताकि आपकी जो है ना वो फाइल जो है ना वो क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। एफिडेविट बाय सेलर, एक ज़ाफी हलफनामा बनाए, ये रकम मेरी गाड़ी में फ़रोख्त से हासिल हुई और अब ये मेरी बेटी की तालीम के लिए रखी गई है, ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कोई चीप फ्लाइट होटल बुकिंग का तरीका भी बता दें। भाई चीप फ्लाइट जो है ना ये ऐसी बस जो है ना वो दावे हैं दूर के। ठीक है, बात ये है कि जो आपकी वो है ना फ्लाइट चीप, उसको आप जितनी पहले रिजर्व करवाएंगे उतनी ज़्यादा आपके जो है ना वो पैसे कम लगेंगे, लेकिन जितनी अर्जेंट करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब बात है बुकिंग की, तो बुकिंग की तरह अगर आप यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे लेंगे। जितना आप टाउन से दूर होते जाएंगे उतना रेंट जो है ना वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे, 4 स्टार में जाएंगे उसी हिसाब से पैसे लेंगे, 5 स्टार के हिसाब से, और 3 स्टार, फिर इस तरीके से जो है ना वो डेफिनेटली जो है ना वो आपके जो है ना वो पैसे बढ़ते जाएंगे। सर पेमेंट होल्ड कितने दिन के लिए रखनी है? अच्छा जी, फ्लाइट पेमेंट होल्ड जो है ना वो ज़्यादातर 72-24 आवर के लिए बुकिंग को होल्ड पर रखती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपकी पेमेंट जो होल्ड है ना, उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो जहाँ से आपकी पेमेंट आई है, आपने उसको उसके रिसोर्सेज को जस्टिफाई ज़रूर करना है। बाकी जो चीज़ें हैं आप ये देख लीजिए कि आपने जो नॉर्मल जो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं वो मांगते हैं 6 माह की, यानी कि जब आपका क्लोजिंग बैलेंस हो ना, तो वो आपने तकरीबन 14 से 15 दिन पहले में, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि 10 दिन पहले आप उसको जो है ना वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी देर तक जो है ना वो होल्ड करनी है। अच्छा, अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो क्या मैं कराची की अपॉइंटमेंट बुक कर उधर जाकर इंटरव्यू दे सकता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा जी, बात ये है कि आपका जो रेजिडेंस है ना वो अगर इस्लामाबाद की है तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपका पता भी इस्लामाबाद का लिखा होगा। तो जहाँ की आपकी रेजिडेंस की जो पता होता है ना, तो वो वहीं के ऊपर ही जो है ना वो अप्लाई होता है। तो लिहाजा आप कराची जाकर जो है ना वो अपॉइंटमेंट के बारे में जो है ना वो मतलब ये नहीं कर सकते बस। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता सकता हूँ कि अब कराची की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लग सकता है कि जब आपकी रेजिडेंस इस्लामाबाद की है तो आप कराची में कैसे जो है ना वो आ गए, फिर उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। माइट भी पॉसिबल कि वो आपके रिजेक्शन की तरफ भी चला जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर मेरा क्वेश्चन अबाउट बैंक स्टेटमेंट है। जॉब करते हूँ, सैलरी 40 to 50 के है पर मंथ है। मैंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करवाई है फ्रॉम इन्वेस्टर अपने बैंक अकाउंट में, अराउंड 100K इन जुलाई एंड 600K इन अगस्त। 200K की ट्रांजैक्शन भी हुई है 3 मंथ्स पहले इस अकाउंट से हुई है, एंड फाइनल फिगर 23 लाख PKR नाउ इन माई अकाउंट। Now 17 lakh in my bank account in acceptable for the Italy account created in Feb now, and FBR में टैक्स फाइल भी रिटर्न की हुई है 2024 और 5 years ओनली, सैलरी पर्सन एज एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मेरे फादर फार्मर हैं, अगर एनिमल्स के मुतालिक एफिडेविट बनवा लूँ तो क्या ये वैलिड पॉइंट है कि सारी अमाउंट एनिमल से कुछ सेल आउट किए और कुछ अभी हों, और अगर नहीं इन एसेट को FBR में रजिस्टर करके 25 लाख के एनिमल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी मौजूदा पोजीशन। तनख्वाह है जी आपकी 40,000 से लेकर 50,000 तकरीबन सालाना 5 से 6 लाख, ये अकेला स्टडी वीज़ा के लिए नाकाफ़ी है। लेकिन आपने जुलाई में 10 लाख, अगस्त में 6 लाख, पहले 200K की ट्रांजैक्शन भी हुई है,
कुल आपका मौजूदा बैलेंस 17 से 23 लाख रुपए है। तो अकाउंट नया एफबीआर में डिक्लेयर किया है, सिर्फ 2025-24 की टैक्स फाइल भी जो है ना वो आपने रिटर्न की है। तो बात कर लेते हैं कुछ एतराज़ात पर। अचानक इतनी बड़ी रकम 23 से 17 लाख रुपए आ जाना अकाउंट सैलरी में आ गई है, तो वीज़ा ऑफिसर को ये लग सकता है कि ये इसने पैसे कहीं से अरेंज किए हैं। ठीक है, तो एफबीआर में सिर्फ 1 साल टैक्स रिटर्न है, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़ाहिर नहीं होती। तो इसका मतलब यही कि आपने पैसे कहीं से डिपॉज़िट करवाए हैं। तो जो आपने पैसे डिपॉज़िट करवाए हैं ना, उसका मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि वो आपने जस्टिफ़ाई करने कि यार ये पैसे आपके पास कहाँ से आ गए। मिसाल के तौर पर अगर ये रकम वाक़ई इन्वेस्टर से आई है, तो उसका आपको एफ़िडेविट एग्रीमेंट बना लें कि ये लोन या इन्वेस्टमेंट आई है या स्टडी पर्पज़ के लिए ली है, ताकि वो एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यार ये पैसे इस तरह से आपके अकाउंट में आए हैं। अगर फादर आपके एग्रीकल्चर या एनिमल्स की उनकी इनकम है, तो वो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन हो सकती है कि उसका भी एक डॉक्यूमेंट बनाए। डॉक्यूमेंट क्या, एफिडेविट बनाए, जिसमें सारे उनकी डिटेल मेंशन करें कि यार ये पैसे इनके यहाँ से आए हैं और इतनी इनकम है, इतने पैसों के ये एनिमल्स हैं, इतना एग्रीकल्चर है उनके। तो वो सारी चीज़ें आप एफिडेविट में लिख के उनके साइन करवाएंगे, उनका जो है ना वो CNIC भी साथ लगाएंगे। इससे आपका केस क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अगर आप मुझसे शॉर्टली पूछें, अगर आप एफबीआर डिक्लेरेशन रिसीट प्लस एफिडेविट प्रॉपर लगा दें तो 17 से 23 लाख एक्सेप्टेबल होंगे, वरना सडन फ्लो पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, सर अगर हमारे बैंक की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो 30 लाख से अबव, तो क्या बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी या फिर भी 25 लाख बैंक स्टेटमेंट कैश रखवाना पड़ेगा? अच्छा जी, अगर आपकी बैंक स्टेट पे ट्रांजैक्शन में 30 लाख से ऊपर हो, तो क्या वो काफ़ी, या फिर 25 लाख कैश आखिर में होना चाहिए? आपके अकाउंट में फाइनल बैलेंस तकरीबन 25 लाख के इससे ज़्यादा मौजूद है तो ये आइडियल है। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन 30 लाख से ज़्यादा है और क्लोजिंग बैलेंस कम है, मसलन 15 लाख, 17 लाख है, तो सफारत खाना यानी वैसे ही आप देखिए कि अकाउंट एक्टिव है, लेकिन अखराजात के लिए क्लोजिंग बैलेंस भी रीज़नेबल होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 22 से 25 लाख के दरमियान में होना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अकाउंट में कम से कम 12 से 15 लाख आखिर में होना ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो 25 लाख का क्लोजिंग बैलेंस रखें, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, ताकि आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सर मेरे फादर एंड ब्रदर इटली होते हैं एंड सून फैमिली भी जाने वाली है एंड मैं इटली में ही स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। समरी भी आ चुकी है, अभी फाइल प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस वजह से रिजेक्शन तो नहीं होती? जब वो चीज़ पूछें कि आपने वापस आना है या नहीं, तो मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ? सेकेंडली, मेरे फादर न्यू मंथ फ्यू मंथ्स पहले अंकल को पेमेंट दे दी ऑलमोस्ट 30 लैक्स। तो हमने उन वो पेमेंट को मदर के अकाउंट में रखे 2 महीने हो गए। इन केस में अब कैसे जस्टिफाई इन केस में मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? उन अंकल का भी एफिडेविट लगाना होगा? जी, आपको उन अंकल का एफिडेविट लगाना होगा, और जो पैसे आपको आए हैं उस पैसों का आपको ये बताना होगा कि ये पैसे आपको किसने दिए हैं और किस पर्पज़ के लिए दिए हैं। ठीक है। सेकेंडली, मेरे फादर का हो गया ये। आपने जस्टिफाई कैसे करना है? आप एंड पेमेंट मदर के अकाउंट में है फैसल बैंक, बट स्पॉन्सर तो इनडायरेक्टली फादर ही कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्सर का एफिडेविट में क्या मेंशन किया जाए? तो जनाबी अली, अगर आपके मेरे वालिद और आपके वालिद ने अगर इटली में है, तो क्या सबसे पहले इस पे बात कर लेते, क्या रिजेक्शन बन सकती है? बिल्कुल भी ये रिजेक्शन नहीं बनेगी, ये खुद रिजेक्शन की वजह नहीं बनती। असल मसला ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो सकता है कि एप्लीकेंट वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपनी स्टडी इंटेंशंस और करियर प्लान को एक्सप्लेन कर दें तो मसला नहीं होगा। फिर आपको जवाब कैसे देना चाहिए? जी, आप ये कह सकते हैं स्टडी प्लानिंग में पाकिस्तान प्लस इटली फ्यूचर करियर, मेरी फैमिली इटली में है, लेकिन मेरा मकसद पढ़ाई करके अपनी क्वालिफिकेशन बेहतर करना है। साथ ही अपनी डिग्री, अपने करियर गोल्स के बारे में भी लाजमी बता दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट इशू। 30 लाख को आपके अंकल को दिए हैं आपके फादर ने, तो वो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं आपकी वालदा के अकाउंट में। अचानक इतनी बड़ी रकम सिर्फ 2 महीने में आती है, अभी पहले भी डिस्कस किया है, तो वो शक व शुबात पैदा करती है कि यार इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो आपने क्या करना है, एफिडेविट लगा देना है, किसका? आपके अंकल का। ठीक है, अंकल का एफिडेविट लगा देना है, उनके साइन ले लेनी है और उनको उनमें से ये लिख देना है कि आपके अंकल आपको फिल जो है ना वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बैंक ट्रांसफ़र स्लिप लगा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो स्पॉन्सर के तौर पर फादर का भी एफिडेविट लगा दीजिए कि आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं।
अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है फादर का इटली रेजिडेंसी प्रूफ और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी अटैच कर दीजिए। मदर के अकाउंट की स्टेटमेंट प्लस अंकल का एफिडेविट अटैच करके बताएं कि जेन्युइन यानी ओरिजिनल जो है ना वो ट्रांसफ़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ERSU जो स्कॉलरशिप वाले डॉक्यूमेंट्स की कॉमन सर्टिफाइड कंपनी से करवा सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स जो आपकी ट्रांसलेशन है ना, इटली के यूनिवर्सिटीज़ और ये स्कॉलरशिप के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट्स का ऑफिशियल ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। अब ये आप कहाँ से करा सकते हैं ट्रांसलेशन? सिर्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स या काउंसलेट अप्रूव ट्रांसलेटर इटालियन एम्बेसी से एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा आप किसी से नहीं करवा सकते। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास, सर मैंने अपने फादर का बैंक स्टेटमेंट लगाने की बजाय और उन्हें स्पॉन्सर करने के बजाय उनसे 30 लाख अपने अकाउंट में डलवाए और वही स्टेटमेंट पेश करूं वीज़ा ऑफिसर को, तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि मेरे वीज़ा केस में मैं खुद ही स्पॉन्सर बन जाऊं? नहीं जी जनाब, आपने पैसे अपने फादर के अकाउंट से जो है ना वो करवाए हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्लियर हो जाता है कि आप पीछे स्टेबल फाइनेंशियल सपोर्ट है। अगर बिजनेस है आपके बाबा का तो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी बैंक स्टेटमेंट पुरानी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, डायरेक्टली डिपेंडेंट और जो वीकनेस है वो ये लग सकता है कि आपके नेगेटिव पॉइंट में भी जा सकती है, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मली फैमिली स्पॉन्सर्ड ही होते हैं। ठीक है, अगर आप खुद को अपने स्पॉन्सर्ड करेंगे तो वो डेफिनेटली ऐसा ही लगेगा कि इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फादर को स्पॉन्सर करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद से स्पॉन्सर बने। उसकी वजह ये है कि एक तो इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है, एंड प्लस आप उसको खुद खुद को अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है ना, तो डेफिनेटली वो किसी सोर्सेज से तो आ रही है, वो आपके बाबा के अकाउंट से आ रही है। तो जब आप अपने अपने आप को खुद को स्पॉन्सर करेंगे तो वो पूछेंगे कि अमाउंट कहाँ से है, तो वो आप कहोगे कि मेरे बाबा से की तरह अकाउंट ने मुझे अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है। तो फिर उसमें आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि आप स्पॉन्सर अपने बाबा को कर दें, उनका एफिडेविट लगा दें, ताकि आपके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट। की अपॉइंटमेंट की क्या सूरत हाल है? अपॉइंटमेंट की जो सूरत हाल है जनाब वाली, वो ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सितंबर में आपकी क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं। इस वक्त जो है ना आपको अपॉइंटमेंट के दूर दूर तक जो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल बुकिंग हो जाएगी, वो कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 6-7 महीने या कम से कम साल पहले आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और तभी आप अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करें, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट नॉर्मल तौर पर जो है ना वो क्या हो जाए, बुक हो जाए, और आपको इन एजेंट्स के हाथों से और जो ज़्यादा पैसे लेते हैं इनके हाथों से आप लोग बच सकें। ये थे आपके क्वेश्चन जिनके मैंने आपको आंसर्स दिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के साथ। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेशली किया करें, एंड प्लस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेक्स्ट की सूरत में किया करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप मुझे मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी जो कोई क्वेश्चन है उनके भी जो क्वेश्चन वो भी क्लियर हो सकें, और उनको भी कुछ रहनुमाई मिल सके कि ये भी क्वेश्चन होते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। और वो सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, ताकि बाकी तमाम जो इशूज़ हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।